नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस थे आप सुप्रीम कोर्ट डी.वाई. चंद्रचूड़ की, जिन्होंने 1 करोड़ के आसपास की एक मर्सिडीज गाड़ी ली है। चर्चा उस गाड़ी की नहीं होगी, चर्चा होगी उस गाड़ी पे लगने वाले नंबर की। क्या खास है उस नंबर में और क्यों उसकी चर्चा हो रही है, कैसे वो नैतिकता के सवाल उठा रही है और आखिर क्यों एक नंबर के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व माननीय जज को चिट्ठी तक लिखनी पड़ी है और कैसे ये वीआईपी संस्कृति के असली चेहरे को एक बार फिर से उजागर कर रही है और सरकारी सिस्टम में जो दोहरापन चलता है उसको विस्तार से हमारे सामने रख रही है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गालिब साहब का एक शेर है कि वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कि वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। अब जनता भी यही कर रही है। कभी मोदी जी के उस भाषण को सुनती है जिसमें उन्होंने वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात की थी, लाल बत्ती हटाने की बात की थी। कभी इस न्यूज को देखती है जिसमें डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब अपने लिए एक वीआईपी नंबर के लिए खत तक लिखवाते हैं। तो पहले कहानी को शुरू से समझते हैं, तब ज्यादा मजा आएगा। देखो, हुआ ये है कि डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर हैं, रिटायरमेंट के 10 महीने बाद उन्होंने एक मर्सिडीज ई क्लास की कार खरीदी है। 1 करोड़ के आसपास इसकी कीमत होगी, लेकिन कार खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है किसी को। लेकिन इस कार पर उन्हें एक वीआईपी नंबर चाहिए था, एक खास पर्सनलाइज्ड नंबर जो उनके नाम के इनिशियल से शुरू होता। अब यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ वीआईपी, कुछ खास तरह का नंबर चाहिए होता है। हम में से भी बहुत सारे लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं, है ना। जो बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं, सुपर स्टार्स हैं, बॉलीवुड में आपने बहुत लोगों को देखा होगा, क्रिकेटर्स होते हैं। किसी को कोई खास नंबर कुछ ज्यादा पसंद होता है, किसी के वास्तु वस्तु का चक्कर होता है। आपने देखा होगा जनरली लोग मोबाइल नंबर को भी प्रीफर करते हैं, उसको चुनते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तब हुई जब इसके लिए उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को चिट्ठी भिजवा दी कि माननीय पूर्व सीजीआई के लिए विशेष नंबर अलॉट किया जाए, वो भी प्रायोरिटी के साथ। पत्र 28 जुलाई 2025 को भेजा गया, जिसमें साफ लिखा गया था कि आई एम टू रिक्वेस्ट यू टू अलॉट वन रजिस्ट्रेशन नंबर, जो डॉट डॉट होगा। यही सारी चीजें लिखी हुई थी। अब देखो, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारा सिस्टम काम कैसे करता है। ले दे के, सोर्स लगा के, कुछ पैसे दे के ही काम जल्दी होता है। अब भले ये कितना भी सुनने में बुरा लगे, नैतिकता के हिसाब से गलत हो, लेकिन हकीकत प्रैक्टिकली जमीन पे तो यही होता है ना। और इस मात्रा में होता है कि ये सामान्य चलन में है। पर जब कोई सामान्य से हट के आदमी, अब सोचो डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, उनको न्यायमूर्ति कहा जाता है, तो कम से कम लोग आपसे इतनी नैतिकता की अपेक्षा करेंगे कि ऐसे सोर्स वाले और ले दे के जो चलन का सिस्टम है, इस बैरियर को आप तोड़ेंगे। लेकिन अगर आप भी उस वीआईपी सिस्टम, उस वीआईपी चलन का हिस्सा बन जाएंगे, तो आम आदमी फिर न्याय मांगने कहाँ जाएगा? उसका क्या विश्वास होगा? आप सोच के देखो। और ऐसा भी नहीं है कि चंद्रचूड़ साहब को जो चीज चाहिए थी वो बहुत अलबेली थी, इतनी आसानी से मिलती नहीं है। ये बहुत आम चीज है। फैंसी या पर्सनल नंबर लेने की एक तय प्रक्रिया होती है। आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, शुल्क जमा करते हैं और फिर ऑक्शन का इंतजार करते हैं। हर नंबर की अलग अलग कीमत होती है। जितना फैंसी नंबर होता है या जितना डिमांडिंग नंबर होता है, उसी हिसाब से उसकी कीमत होती है। कई कई नंबर तो आपको 4-5 लाख तक मिलेंगे। लेकिन जब पर्सनलाइज्ड नंबर होता है, कि जो आपके नाम के इनिशियल से शुरू हो, कोई खास तरीके का आपका नंबर है, तो वो सबके लिए तो खास होता नहीं है। तो ऐसा ही नंबर जो है चंद्रचूड़ साहब को चाहिए था, जिसकी बहुत ज्यादा 20 से 30 हजार कीमत होती, क्योंकि ये कोई 0001 वाला टाइप का नंबर नहीं था जिसकी लाखों में कीमत जाए। तो आप समझ रहे हैं बात। इतने के लिए ये जो चीज आपको बड़े आराम से मिल जाती, थोड़ा वेट करते, 20,000 रुपए खर्चा करते, करोड़ों की आपने गाड़ी ली है, तो ये चीज तो आपको ऐसे ही मिल जाती। इसके लिए आपने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को चिट्ठी भिजवा दी कि आपको ये नंबर प्रायोरिटी बेसिस पे चाहिए। तो ये जो प्रायोरिटी वाला वर्ड है, यही तो वीआईपी कल्चर है। यही कल्चर तो मोदी जी तोड़ने की बात कर रहे थे। खैर, हर चीज को तोड़ने का या उसको सही करने का ठेका मोदी जी का थोड़ी है। आप न्यायमूर्ति हैं, न्यायाधीश रह चुके हैं, तो आपकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और यहाँ पे आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखो। नंबर लेना या बात पैसे की नहीं है। यहाँ पे बात यह है कि कैसे सिस्टम के अंदर बैठ के उस सिस्टम को मोड़ा जाता है, उसका अपने हिसाब से उपयोग किया जाता है। सवाल यह है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हो चुके हैं, तब भी न्यायपालिका की इमारत से आप किसी को पत्र लिखवाकर अपने लिए सुविधा ले रहे हैं, तो क्या ये नैतिक रूप से सही है? अब मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूं कि वीआईपी कल्चर और एक आम आदमी के जीवन में फर्क कहां से आता है। क्यों आखिर वीआईपी कल्चर होता है किसी सिस्टम में, किसी समाज में, या हमारे देश में वीआईपी सिस्टम क्यों है? देखो, होता क्या है कि जब नॉर्मल सिस्टम गड़बड़ होता है ना, तब वहीं पे वीआईपी सिस्टम पैदा होता है। जब सरकार निकम्मी होती है और आम लोगों को ये सुविधाएं नहीं दे पाती है कि उनका जीवन अच्छे से हो, उनके रोजमर्रा के काम जो हैं वो कायदे से हो जाएं, उसके लिए उनको सिफारिश ना करनी हो, जो उनका अधिकार है। और जब ये सारी चीजें फेल होती है ना, तो फिर वहां पे जो कुछ पावरफुल लोग होते हैं, उनका काम तो रुकेगा नहीं, वो अपना काम करा ही लेंगे। उन्हें सिस्टम को सही नहीं करना है, उन्हें बस अपना काम निकालना है। तो वो जो अपना काम निकालना होता है, वहीं पे वीआईपी कल्चर आता है। आपको मैं उसका एकदम शाइनिंग एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कुंभ मेले में हादसा हुआ, भगदड़ हुई, लोग मरे,
लेकिन वहां पे धनखड़ साहब जैसे लोग या बहुत सारे लोग थे, किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो भी नेता सांसद थे, सब जाके आराम से स्नान कर रहे थे, उनके लिए कोई भीड़ नहीं थी। वो जाके गंगा जी में मतलब आराम से पानी को उछाल उछाल के खेल रहे थे वहां पे, जैसे स्विमिंग पूल में खेला जाता है। और वहीं दूसरी साइड दृश्य ऐसा था कि करोड़ों लोग, उनके खड़े होने की जगह नहीं थी, वो नहाना तो बड़ी दूर की बात है। और यही सारे रीजन थे ना कि भगदड़ हुआ। तो अगर यहाँ पे सिस्टम सही होता, लोगों के लिए आने जाने की सही व्यवस्था होती, तो क्या किसी को अलग से वीआईपी ट्रीटमेंट देना होता? नहीं देना होता। वीआईपी ट्रीटमेंट देने का मतलब ही है कि बाकी जो आम लोग हैं उनको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो ट्रीटमेंट सही नहीं है, अच्छा नहीं है। खैर, इससे पहले भी चंद्रचूड़ साहब जो है वो चर्चा में आए थे, क्योंकि उनको जो उनका सरकारी मकान था रिटायरमेंट के बाद, जिसको 6 महीने में खाली करना होता है, उन्होंने खाली नहीं किया था। शायद 2 बार उनको एक्सटेंशन मिला था, तो इसके लिए भी एक बार चर्चा में थे कि मकान नहीं खाली कर रहे हैं वगैरह। अब अगर हम चंद्रचूड़ साहब के कार्यकाल की बात करें, तो अपने कार्यकाल में उनको काफ़ी आदर्शवादी बातों के लिए जाना जा रहा था। काफ़ी उन्होंने संवेदनशील टिप्पणियां की हैं, कभी महिलाओं के अधिकार को लेकर, कभी सामाजिक सुधार की पैरवी कर रहे थे। हर मंच पे उन्होंने न्याय और समानता की मिसालें पेश की हैं। याद है आपको, जो अदालत में आपने फिल्मों में देखा होगा, वो जो न्याय मूर्ति नहीं होती है जिसपे पट्टी लगी होती है, तो ये पट्टी भी चंद्रचूड़ साहब ने हटाई थी। अब पट्टी हटने के बाद अब वो मूर्ति जब देखती होगी कि इसी इमारत के अंदर चंद्रचूड़ साहब अपने रिटायरमेंट के बाद एक खत लिखवा रहे हैं ताकि उनको प्रायोरिटी बेसिस पे नंबर मिल जाए, तो उस मूर्ति को कैसा लग रहा होगा। दरअसल इस देश की विडंबना ये है कि लोग भूल जाते हैं कि जब आप अपने पद से रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद आपका कोई विशेष अधिकार रह नहीं जाता है। जो सुविधाएं थी वो उस पद के साथ थी। अब आप आम आदमी हैं बाकी सबकी तरह, तो अगर आपने, जब आपके पास पावर था, पद था, तो इस सिस्टम को इतना अच्छा किया होता कि आम आदमी का भी जीवन अच्छा होता, तो आपको आम से खास बनने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल ये है कि जब आप रिटायरमेंट के बाद भी वीआईपी कल्चर का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, तो जब आप पद पर थे तब आपने कितना कुछ अपने फायदे के लिए किया होगा। और उसके बाद फैसलों पे भी बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। तो ओवरऑल जो जज का पद होता है ना, वो समाज में बहुत ज़्यादा सम्मानित होता है। एक नैतिकता और आदर्श के रूप में उसको देखा जाता है। लोगों के बीच में आज भी न्यायपालिका के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं न्यायपालिका से, कि जब हम सरकार से भी नाराज होते हैं अपनी, तो हम न्यायपालिका के पास जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक आम इंसान अपने जजों से, अपने माननीय न्यायाधीशों से ये उम्मीद तो करता है कि आप नैतिकता के मापदंडों को नीचे मत गिरने दीजिए। और वैसे ऐसा नहीं है कि हमारे मोदी जी वीआईपी कल्चर के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं। आपको पता है मोदी जी के अंदर एक फकीरी तो है ही है। तो अभी जब धनखड़ साहब को हटाया गया है ना, तो सूत्रों के हिसाब से उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि आजकल उनकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी। जिस होटल में जाते थे वहां बड़े कमरों का डिमांड करते थे, ज्यादा सिक्योरिटी मांगते थे। हो सकता है इसी वीआईपी कल्चर की वजह से मोदी जी ने उनको हटाया हो। और एक समय था वीआईपी कल्चर के खिलाफ केजरीवाल साहब भी खूब नारा लगाते थे, कह रहे थे कि अगर मैं मुख्यमंत्री बन गया तो घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सब लिया उन्होंने। बाद में उनके ऊपर आरोप लगा कि शीश महल तक बनवा लिया खुद के लिए, और वही शीश महल कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव में उनके हार का कारण बना। आपको याद है ना, दिल्ली चुनाव के समय इस पे कितना बवाल हुआ था। आप वाले कह रहे थे कि मोदी जी का भी राजमहल है, उनके पास 5,000 सूट है, पता नहीं कितने हजार जूते हैं, वगैरह वगैरह। और एक बार राहुल गांधी ने जब बहुत ज्यादा सूट बूट की सरकार मोदी जी को कहना शुरू किया था, तो मोदी जी के सूट तक को नीलाम कराया था। पर क्या है ना कि मोदी जी अगर कर रहे हैं, थोड़े से वीआईपी पन को एंजॉय भी कर ले रहे हैं, तो वो ठीक है, क्योंकि एक फकीरी के साथ वो उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। पर बाकी लोगों को तो यार ऐसा नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट जजों को तो बिल्कुल भी नहीं। खैर, यहाँ पे हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, हम बस एक नैतिक आधार पे कुछ क्वेश्चंस उठा रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या देश में वीआईपी कल्चर होना चाहिए? इसको हम पूरी तरीके से तो खत्म कैसे करेंगे, लेकिन आप ये बताओ, जब पूरा सिस्टम ही वीआईपी सोच वाला हो जाएगा तो आम आदमी को न्याय कहाँ मिलेगा? क्या उस सिस्टम से न्याय निकल पाएगा आम आदमी के लिए? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।